हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर आईएनएस विक्रांत के लॉन्चिंग के बाद दोस्तों भारत को धमकी दे रहा है चाइना। बताएंगे बड़ी खबर आपको, चापलूसी से सतर्क रहे भारत जैसी बयान दे रहा है दोस्तों। और साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पुतिन को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। जी हाँ, G7 देशों के साथ मिलकर बनाई ये योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे क्या है ये योजना दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को दे दी बड़ी धमकी। कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है मुद्दा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ जी ने अकेले पछाड़ दिया है दोस्तों। बताएंगे बड़ी खबर क्या है योगी जी से जुड़ी दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आईएनएस विक्रांत पर धमकी की जगह समझाइश क्यों दे रहा चीन का। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है चापलूसी से सतर्क रहे भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की कमीशनिंग की खबर पूरी दुनिया में प्रमुखता से कवर की गई, लेकिन चीन शायद भारत की इस प्रगति से खुश नहीं हुआ दोस्तों। और यही कारण है कि पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना करके खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। बाद में उसने अपना स्टैंड बदलते हुए पश्चिमी देशों को लेकर भारत को समझाइश दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत को पश्चिम देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। इस लेख में चीनी मीडिया ने कहा है कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। तो वे भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता के बीच चीन को लेकर एक राय कायम होगी और सरकार पर बीजिंग विरोधी फैसले लेने का दबाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के शुक्रवार को कमीशनिंग को पश्चिमी मीडिया से काफी प्रशंसा मिली है दोस्तों। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस विमान वाहक पोत ने भारत को दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक कुलीन लीग में डाल दिया है। न्यूज एजेंसी AFP ने अपने एक लेख में इसे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के सरकारी प्रयासों में एक मील का पत्थर बताया है दोस्तों। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत के पहले घरेलू विमान वाहक के प्रमुख लक्ष्य के रूप में चीन के बहुत बड़े और बढ़ते बेड़े को प्रस्तुत कर वे चीन और भारत के बीच तनाव और यहां तक कि टकराव को भड़काना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर चीन के इन बयानों का दोस्तों निष्कर्ष निकाले तो साफ पता चलता है कि चाइना भारत के इस आईएनएस विक्रांत के कमीशनिंग को लेकर खुश नहीं है दोस्तों। और वो भारत को अलर्ट रहने की चेतावनी कह ले या फिर समझाइश दे रहा है। ऐसे में दोस्तों चीन भारत के इस सक्सेस यानी सफलता पूर्वक किए गए आईएनएस विक्रांत के कमीशनिंग को लेकर दोस्तों जिस प्रकार से चिढ़ता नजर आ रहा है दोस्तों, से साफ पता चलता है कि चीन को बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा वाला झटका लगा है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में राय सुझाव लिखकर जरूर बताइएगा। और भारत को बिना इन चीजों पर विचार किए दोस्तों आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको भी अगर यही लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका G7 देशों के साथ मिलकर बनाई ये योजना। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर बहुत बड़ी योजना बनाई है। अमेरिका ने कहा है कि हम G7 देशों द्वारा घोषित रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करने के फैसले को जल्द लागू करके पुतिन की मनमानी पर रोक लगाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करेन जीन ने कहा है कि रूस के तेल पर मूल्य सीमा तय करना एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे कि वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी और विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा। तो वहीं इससे पहले G7 के वित्त मंत्रियों ने इसी मुद्दे पर बैठक की और कहा कि हमारे फैसले से यूक्रेन में क्रूर युद्ध को आगे बढ़ाने वाले रशिया के राजस्व पर दबाव बढ़ेगा। दरअसल अमेरिका का मानना है कि भारत समेत कुछ देशों ने रशिया से तेल की खरीद बढ़ा दी है और इसी को देखते हुए वो रूस से आने वाले तेल के दामों की सीमा तय करना चाहता है। इस फैसले से जहां रशिया के राजस्व के ऊपर बोझ बढ़ेगा तो वहीं वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके अलावा अमेरिका G7 देशों की आड़ में तेल के निर्यात में दुनिया में बादशाह
राहत हासिल करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर नया पैतरा अमेरिका यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं दे रहा वीजा, टेंशन में आया रशिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की बैठक आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। हालांकि खबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 19 सितंबर से शुरू होने वाली इस बैठक से रशिया को दूर रखने का अमेरिका प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का कहना है कि ये चिंताजनक है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक से 3 सप्ताह से भी कम समय पहले 56 सदस्यीय रूसी अग्रिम टीम के एक भी सदस्य और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को अमेरिकी प्रवेश वीजा नहीं मिला है। दोस्तों, 19 सितंबर से विश्व नेताओं की संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। रूसी राजदूत ने जोर देकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश के रूप में अमेरिका को कानूनी रूप से वीजा जारी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को दे दी बड़ी धमकी, कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने भूमध्य सागर में जारी तनाव को लेकर ग्रीस को चेतावनी दे दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर अजियन द्वीप को लेकर तुर्की के विमानों को परेशान करना जारी रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। एर्दोगन ने इस चेतावनी के जवाब में ग्रीस ने भी भूमध्य सागर से लगी सीमा पर हवाइयां गश्त बढ़ा दी है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही ग्रीस ने तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों पर S-300 मिसाइल सिस्टम के रडार के जरिए निशाना साधा था। S-300 के निशाने का पता चलते ही तुर्की के लड़ाकू विमान अपनी सीमा में भाग गए। हालांकि बाद में तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उनके लड़ाकू विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे और ग्रीस ने उन्हें जानबूझकर परेशान किया है। जी हाँ दोस्तों, एर्दोगन ने काला सागर क्षेत्र में एक रैली में कहा कि अरे ग्रीस, इतिहास पर एक नजर डालो, अगर तुम आगे जाते हो तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के गले में चीनी कर्ज का पट्टा, गुलाम बनने की ओर बढ़ा शहबाज का मुल्क पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन भले ही दुनिया को एक दोस्त की तरह नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बातें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े खुद बताते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुल्क पाकिस्तान ने खुद को गरीबी में फंसने और बदहाल अर्थव्यवस्था को किसी तरह चलाए रखने के लिए लगभग हर मुल्क के आगे झोली फैलाई है। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर देश चला रहा है। हालांकि इस कर्ज में चीन का हिस्सा सबसे अधिक है, जो पाकिस्तान की ड्रैगन पर बढ़ती निर्भरता को दिखाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 30% है, जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले कमर्शियल बैंकों द्वारा लिए गए कर्जे भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार का बड़ा बयान, कहा युद्ध में सफलता तुरंत नहीं मिलती, हर किसी को थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के नियंत्रण से दक्षिणी प्रांत खेरसोन को छुड़ाने के लिए यूक्रेन के बलों द्वारा किए जा रहे जवाबी हमले के साथ ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वही सबक मिल रहा है जो उनसे पहले कई नेताओं को मिल चुका है। युद्ध प्रायः अपेक्षा से अधिक लंबा और महंगा साबित होता है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला शुरू किया था और पिछले 6 महीनों में पुतिन तथा उनके सैन्य अधिकारियों को यूक्रेन की सेना की ओर से अप्रत्याशित जवाब मिल रहा है। दक्षिणी प्रांत खेरसोन में यूक्रेन ने 28 अगस्त 2022 को जवाबी हमला शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के वरिष्ठ सलाहकार ओलेक्सी अरेस्तोविच ने इस अभियान को धीमी गति से शत्रु को बर्बाद करने वाला बताया है। इस युद्ध का अंत नजदीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं अमेरिकी सेना के विशेष बलों के अधिकारी के तौर पर अफगानिस्तान, इराक, बोस्निया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में जंगी तथा परिचालन संबंधी मौकों पर तैनात रह चुका हूं। मैं जॉर्जिया और यूक्रेन में 2008 और 2014 के युद्धों में फील्ड अनुसंधान किया था। जी हाँ दोस्तों, मेरे विचार से रशिया की शुरुआती रणनीति थी कि यूक्रेन की राजधानी कीव में तेजी से प्रवेश किया जाए और यूक्रेनी सेना को जल्दी हथियार डालने पर मजबूर किया जाए, मगर यह संभव न हो सका क्योंकि सही तरीके से योजना नहीं बनाई गई थी और उसका क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं किया गया। ऐसे में दोस्तों, क्या बड़ी वजह हो सकती है कि रशिया आज भी यूक्रेन पर जंग नहीं जीत पा रहा है दोस्तों, और ये लंबा खिंचता जा रहा है, जो कि रशिया के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या कारण आप बताना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए।
कहिएगा बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर INS विक्रांत बनाएगा भारत को इंडो पैसिफिक में बाहुबली। जी हां, पूरा हो रहा है पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का सपना। जी हां दोस्तों, भारत ने INS विक्रांत को समुद्र में उतार दिया है, इसके साथ ही उसने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा भी बना लिया है। दोस्तों बता दें, असल में ये भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ाया गया एक कदम माना जा रहा है। दोस्तों बता दें, जनरल बिपिन रावत जी का यकीन था कि भारत एक ना एक दिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जी हां दोस्तों, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को यकीन था कि भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री सुरक्षा विकसित करके सही मायनों में इंडो पैसिफिक पावर बन सकता है। ऐसे में दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी को जिस प्रकार से उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है, दोस्तों अब उनको हमने याद कर ही लिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको श्रद्धांजलि एक बार फिर से जरूर दीजिएगा। दोस्तों बिपिन रावत जी को चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ईरान ने 51 शहरों को नागरिक सुरक्षा उपकरणों से किया लैस। इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया ये बड़ा कदम। दोस्तों इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक ईरान सरकार ने देश के 51 शहरों को नागरिक सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित किया है। ईरान ने यह कदम तब उठाया है जब परमाणु समझौते को लेकर प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों अपने इस कदम को लेकर ईरान का कहना है कि किसी भी विदेशी हमले से बचने के लिए उसने ऐसा किया है। तो वहीं ईरानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि भी की है। दोस्तों ईरानी सेना के उप रक्षा मंत्री जनरल मेहदी फराही ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि वर्तमान में लड़ाई साइबर, जैविक और रेडियो धर्मी तरीकों से लड़ी जा रही है। ऐसे में जो देश ईरान के लिए संकट बन सकते हैं उनसे बचाव के लिए हमने नागरिक सुरक्षा उपकरण तैनात कर दिए हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या अमेरिका ने फिर भड़काया ड्रैगन का गुस्सा। जी हां, इस बार ताइवान के लिए किया ये खास प्लान। जी हां दोस्तों, चीन को मात देने की क्या बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। जी हां, सहयोगी देशों को हथियारों की बिक्री में तेजी लाने जा रहा है अमेरिका। पहले बात ताइवान की करते हैं दोस्तों, जहां पर चीन और ताइवान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ड्रैगन का गुस्सा भड़काने वाला काम किया है। इस बार उसने ताइवान के लिए $1.1 बिलियन के आर्म्स पैकेज की घोषणा कर डाली है। दोस्तों गौरतलब है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद सह चीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके बाद 5 अमेरिकी सांसदों का ग्रुप भी ताइवान के दौरे पर पहुंच गया था। इन सारे घटनाक्रमों से भड़का चीन लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इन सब के बीच अमेरिका के ताजा ऐलान से चीन का एक बार फिर भड़कना तय है। जानकारी के मुताबिक इस बजट में एक रडार वार्निंग सिस्टम के लिए $66.5 करोड़ का बजट है और इस सिस्टम से फाइटर प्लेन्स और मिसाइलों को ट्रैक किया जा सकेगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की है यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात, सौंपा प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र। जी हां दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पत्र लिखा है। दोस्तों शुक्रवार को खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यह पत्र यूएई के राष्ट्रपति को सौंपा। यूएई की आधिकारिक मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पत्र में भारत और यूएई के बीच साझा हितों को विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया है। दोस्तों यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी WAM ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने और साझा हितों की पूर्ति के लिए इन्हें विकसित करने की संभावनाएं तलाशने से संबंधित हैं। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर इस सप्ताह यूएई भारत संयुक्त अरब अमीरात समिति के 14वें सत्र और यूएई भारत सामरिक वार्ता के तीसरे सत्र की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में थे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी और यूएई से जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों। कुछ ऐसा दिखेगा, मुस्लिम देश में बन रहा भव्य मंदिर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर मंदिर देखकर हुए मुरीद। आपको बता दें, मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर तेजी से बन रहा है। एस जयशंकर जी ने मुस्लिम देश में बन रहे बाप्स हिंदू मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और मंदिर बनाने के प्रयासों को लेकर वहां रहने वाले भारतीयों की भी प्रशंसा की। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया है। दोस्तों इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए इसे सभी देशवासियों के लिए एक गौरव का पल बताया है। इससे पहले यूएई में भारतीय दूतावास ने विदेश मंत्री
जयशंकर जी के मंदिर पहुंचने की जानकारी देते हुए बताया था कि उन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग करते हुए एक ईंट भी रखी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर क्या इतिहास रचेंगे ऋषि सुनक जी। ब्रिटिश पीएम चुनाव के नतीजों से पहले ऋषि ने कही ये बात। जी हाँ, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान पूरा हो चुका है और सोमवार यानी 5 सितंबर को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो जाएगा। इस रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी और लिज ट्रस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला हुआ है। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक लिज ट्रस ब्रिटेन की अगली पीएम बनने के लिए तैयार हैं, बस उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। उधर ऋषि सुनक जी के समर्थकों ने भी अभी हार नहीं मानी है। उनका विश्वास है कि सोमवार को नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनकर इतिहास रच सकते हैं। तो वहीं ऋषि सुनक ने अपने कैंपेन को खत्म करते हुए कहा कि सी यू ऑन मंडे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होने वाला है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगला? और दोस्तों, ऋषि सुनक अगर आप भी कहते हैं तो उनको बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा दोस्तों रिजल्ट आने के लिए। अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। हाईजैक किए गए प्लेन की हुई लैंडिंग पायलट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विमान के पायलट ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दे डाली। पायलट ने 9 सीटर विमान को हाईजैक करके टुपेलो हवाई अड्डे से लेकर उड़ान भरी। इसके बाद कई घंटों तक वो शहर के ऊपर ही उड़ान को नचाता रहा। दोस्तों, जानकारी मिलते ही पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकानों को खाली कराया। घटना 5 बजे सुबह यानी स्थानीय समय के अनुसार की है। दोस्तों, धमकी देने वाले ने कहा है कि वो प्लेन को वालमार्ट से टकराकर क्रैश कर देगा और इस धमकी से हड़कंप मच गया। अधिकारियों के काफी प्रयास करने के बाद विमान की लैंडिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, आनन फानन अधिकारियों ने इलाके से निवासियों को निकालना शुरू कर दिया। सभी नागरिकों से अगले निर्देश मिलने तक उस क्षेत्र से दूर रहने की बात कही गई। टुपेलो पुलिस लगातार उस पायलट से संपर्क में रही जिसने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लौट आए गोटाबाया राजपक्षे अपने घर श्रीलंका। जी हाँ, थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। बता दें, श्रीलंका से भागने के करीब 2 महीने बाद इसके पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से स्वदेश लौटे। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच अपने इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के 9 जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। गोटाबाया राजपक्षे भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यहाँ भंडार नाई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। कई मंत्रियों एवं सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पैरामुना के सांसदों ने उनकी अगवानी की। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान से लौटे हैं। उनके अनुसार वापस आने के लिए वो पहले थाईलैंड से सिंगापुर गए क्योंकि थाईलैंड के बैंकॉक और श्रीलंका के कोलंबो के बीच सीधी उड़ानें नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन की बहुत बड़ी मजबूरी है ताइवान को ना छोड़ना। ड्रैगन को सता रहा है देश के 3 टुकड़े होने का डर। जी हाँ, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जब से ताइवान का दौरा किया है तब से पूर्वी एशिया में माहौल गरमाया हुआ है। चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, ताइवान हमेशा से ही चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या रहा है और वो इसके लिए काफी संवेदनात्मक भी है। ताइवान को लेकर चीन में पागलों की तरह खुमार है और इस पर कब्जा करने के लिए वो कई बार सेना की ताकत की भी धौंस दिखा चुका है। अब ताइवान चीन के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है दोस्तों, क्योंकि ताइवान को छोड़ते ही चीन के सामने कई मुसीबतें आ जाएंगी। विदेश नीति के लोगों का कहना है कि चीन को ताइवान के मुद्दे पर समझदारी से काम लेना होगा और उसके साथ अपने मतभेदों को भी कम करने की आवश्यकताएं हैं। पिछले कई सालों में दुनिया भर के कई देश चीन के रवैये से परेशान हो चुके हैं। लोग उसकी दबंग नीति के खिलाफ होते जा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि चीन इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाए। हो सकता है कि वो दुनिया भर के देशों से कह सकता है कि या तो वो चीन की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करे या फिर चुप रहे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां आईएमएफ की कर्ज घोषणा के बावजूद भी दूर नहीं हुई श्रीलंका की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से $2.9 बिलियन का कर्ज मंजूर कर देने के बावजूद भी श्रीलंका की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। खुद आईएमएफ ने यह चेतावनी दी है कि अगर कर्ज चुकाने की समय सीमा तय करने यानी बोले तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के फॉर्मूले पर बाकी कर्जदाता देश राजी नहीं हुए तो श्रीलंका का संकट और गहरा जाएगा। समझा जाता है कि इस मामले में पश्चिमी कर्जदाताओं और चीन के बीच सहमति बनाना मुश्किल काम है। आईएमएफ ने यह साफ कर दिया है कि $2.9 बिलियन के कर्ज का भुगतान वो तभी शुरू
करेगा जब कर्जदाता देशों के बीच ऋण रिस्ट्रक्चरिंग पर सहमति बन जाएगी। अगली खबर की बात करें जहां पर जो बाइडेन ने ट्रंप और उनके समर्थकों को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए बताया है बहुत बड़ा घातक, कहा संविधान का सम्मान ये नहीं करते। जी हां, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकियों को चेतावनी दी है कि उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप और उनके कट्टर अनुयायी बोले तो फॉलोवर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडेन ने लोगों से उन अतिवादियों का सामना करने के लिए कहा है जो सत्ता की तलाश में राजनीतिक हिंसा की आग को भड़काते हैं। फिलाडेल्फिया के प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंस हॉल से एक प्राइम टाइम स्पीच में जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी पर तीखा हमला किया और चेतावनी दी है कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों का एजेंडा अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार के बीच बड़ी खबर, 1208 लोगों की अब तक हुई मौत, 3 करोड़ से ज्यादा लोग पानी में घिर चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1200 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, इनके सामने खाने पीने की दिक्कत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि रिकॉर्ड मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ से 1208 लोगों की जानें चली गई थी। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 416 बच्चे और 244 महिलाएं हैं। उसके अनुसार बाढ़ जनित घटनाओं में 6082 लोग घायल भी हो गए हैं। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज, रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होगा 9 सितंबर को। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, रायपुर में बीजेपी के द्वारा एक बहुत बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। इसमें बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। इस रोड शो को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी तैयारी में जुट गई है। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी बैठक की गई है। दोस्तों, जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में 9 सितंबर को बीजेपी की बहुत बड़ी रोड शो होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों इस रोड शो को लेकर बताइएगा जरूर। और अगली बार दोस्तों किसको प्रधानमंत्री आप लोग देखना चाहेंगे? क्या फिर से आपका जवाब नरेंद्र मोदी जी होने वाला है? दोस्तों, लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी के मामले में भी बीजेपी नेता कांग्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं। बता दें, इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी को ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में भी पछाड़ दिया है। ट्विटर पर राहुल गांधी के 21.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। बीते वक्त के साथ राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका तेजी से बदली है और राजनीति भी इसे अछूती नहीं है। जी हां दोस्तों, कौन नेता कितना लोकप्रिय है इसे जानने का एक पैमाना ये भी है कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहता है या सोशल मीडिया पर उसे कितने लोग फॉलो करते हैं। यही नहीं, चुनाव में टिकट देने के दौरान भी ये देखा जाता है कि उस नेता की सोशल मीडिया पर कितनी सक्रियता है या कितने स्थानीय लोग उससे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों ने योगी जी को फॉलो कर रखा है दोस्तों ट्विटर पर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आप भी उनके फॉलोअर्स में से एक हैं? दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। चलते एक और खबर की तरफ जहां पर भारत को लेकर इतना भद्दा मजाक, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बच्चा बोलकर पार कर दी हदें। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान को हराकर ही टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया था। अब एक बार फिर उसके सामने इसी चिर प्रतिद्वंदी टीम की चुनौती होगी। दोस्तों, यह मुकाबला दुबई में आज यानी रविवार 4 सितंबर को खेला जा रहा है। दोस्तों, मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसमें भारतीय क्रिकेट को लेकर मजाक किया। उन्होंने इस बच्चे का जिक्र करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को लाडला कहा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आज पता लग जाएगा कि कौन है लाडला। ऐसे में आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।